आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1, जिसमें हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 5/7 यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसको भी हम लोग जानेंगे। 1/8 ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन 3 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। और √35 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। यानी कि आप वास्तविक संख्या को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम किसी लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं उसे वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ते जाएगा इन्फिनेटिव तक। और इधर भी -1, -2, -3 और ये भी इन्फिनेटिव तक बढ़ते जाएगा। अगर हम आपको बोलें कि 1.5 को इस पर प्रेजेंट करना है तो इसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1 और 2 के बीच में, एकदम बीच में यहाँ पे हो जाएगा 1.5। ठीक है। अगर आपको 2.3 करना है तो यह यहाँ पे हो जाएगा 2 के थोड़ा सा इधर में, यानी कि लाइनिंग रहता है। जब आप कीजिएगा तो इसमें 10 ठो लाइन रहता है और 2.3 है तो 3 पर आपको कर देना है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वास्तविक संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं R से, यानी कि R से इसको सूचित किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार। जैसे ये प्राकृत संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के प्रकार ही हैं। पूर्ण संख्या भी, यानी कि इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर। सम संख्या इवन नंबर, और विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसके बाद पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये सब क्या है, वास्तविक संख्या के प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या में सभी प्रकार के नंबर यानी कि संख्याएं आ जाते हैं। तो चलिए इसमें हम जो कुछ महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको सभी को पढ़ना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरे वीडियो में हम सभी नंबर को विस्तार से आपको पढ़ा देंगे, लेकिन इसमें हम लोग कुछ खास नंबर के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यह 1 से आरंभ होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला जो है वो है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो देखिएगा बहुत ही आसान है। प्राकृत संख्या में 0 मिलाने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, और यह 0 से आरंभ होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से यह बढ़ते जाएगा इन्फिनिटिव तक। जितना आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। जो संख्या p/q के रूप में होता है तथा q बराबर 0 ना हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि q का जो यह मान है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या होगा, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 7/9, -1/3 या 5, ये आदि क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट है, इसको देखिएगा ध्यान से सभी कोई। p/q में p को अंश यानी कि न्यूमरेटर और q हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, परिमेय संख्या को भिन्न भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अगला है अपरिमेय संख्या, यानी कि
इरेशनल नंबर। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -√37 यह p बाई क्यू के रूप में नहीं है और इसका वर्गमूल भी नहीं हो सकता है, यानी कि यह रूट अंडर के से बाहर नहीं आ सकता है, तो यह अपरिमेय संख्या है। √50 ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकता है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। जैसे हम आप लोग को बताएं कि आपके पास दो नंबर है 15 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे देखिएगा, जो बड़ी संख्या होती है ना उसको हम लोग भाज्य मानते हैं, यानी कि उसको भाग के चिन्ह के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और जो छोटी संख्या होता है उसको हम लोग भाजक मानते हैं, यानी कि उसको यहाँ लिखते हैं। जब हम लोग 20 में 15 से भाग करेंगे तो यह एक बार में जाएगा, 15 एकम 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और आपको यहाँ शेषफल मिलेगा यानी कि 5। तो हम लोग जानेंगे कि इस सभी को, यहाँ जो हम लोग 1 लिखे हैं इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं और इसको भाज्य और इसको भागफल। और जब हम लोग यहाँ भाग लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ मिलता है, उसके बाद इसमें से जब हम लोग घटाते हैं तो कुछ मिलता है, 0 मिलता है, या फिर जैसे यहाँ पे हम लोग घटाए हैं तो 5 मिला है, तो उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी को बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि इसको हम लोग को लिखने का थोड़ा सा ये नियम जो है इस प्रकार से है, यानी कि भाज्य बराबर, यानी कि ये जो आप भाज्य देख रहे हैं इसके बराबर क्या क्या है, तो भाजक गुने भागफल। यहाँ पे देख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, यानी कि यह, यानी कि इस भाज्य के बराबर क्या क्या है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, इस तीनों के बराबर यह भाज्य है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जब बड़ी संख्या, दो संख्या रहता है उसमें, तो बड़ी संख्या को हम लोग भाज्य मानेंगे और छोटी संख्या को भाजक। जैसे इसमें आप देखिएगा, ये 20 जो है क्या है, बड़ी संख्या है, तो इसको हम लोग भाज्य माने हैं और छोटी संख्या को भाजक माने हैं। तो इसी प्रकार से आपको मानना है, ठीक है। आगे देखिएगा, जब शेषफल 0 ना हो, जब शेषफल 0 नहीं रहेगा, यानी कि इसमें भी हम लोग को शेषफल 0 नहीं मिला है, 5 मिला है, तो क्या होगा, पिछली बार का भाजक भाज्य होगा, ठीक है। पिछली बार का जो भाजक होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो भाजक है इसको भाज्य बनाना है, यानी कि फिर से आपको यहाँ पर लिखना है 15, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, और शेषफल को भाजक बनाना है। तो यहाँ पर ये जो 5 था पहले का शेषफल था, तो इसको क्या बनाना है, भाजक बनाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, भाग करना है। तो क्या 5 3 15, यानी कि यहाँ पर आप 3 और ये 15 जो है कट गया और शेषफल आपको क्या मिल गया, 0, ठीक है। तो देखिएगा, जब शेषफल 0 हो तो उस स्टेप का भाजक HCF होता है, ठीक है। जब शेषफल आपको 0 मिल जाए, जब शेषफल 0 मिल जाए तो इस स्टेप का HCF क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि जिस स्टेप में शेषफल 0 मिल जाए उस स्टेप का जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाज्य, भाज्य कितना है तो 20, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 बराबर, उसके बाद भाजक गुने भागफल, तो हम लोग लिखेंगे 15 गुना 1 और फिर प्लस शेषफल। तो इसमें शेषफल क्या है, 5 है, इस स्टेप का शेषफल क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हम लोग +5 लिखेंगे। फिर देखिए, ये स्टेप हम लोग लिख लिए और शेषफल इसमें 0 नहीं मिला है, तो फिर हम लोग अगला स्टेप को इसी प्रकार से लिखेंगे, यानी कि इसका जो भाज्य है वह 15 है। तो फिर हम लोग लिखेंगे 15 बराबर 5 गुना
3 और प्लस 0, और इसमें हम लोग का शेषफल 0 मिल गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे HCF बराबर 5। यह 5 HCF हम लोग को क्यों मिला? क्योंकि हम आप लोग को बताए हैं कि जब शेषफल 0 मिल जाए, ठीक है, तो उस स्टेप का जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे हम लोग को शेषफल 0 मिला है और इस स्टेप का भाजक क्या है, 5 है, तो यही हम लोग का HCF हो जाएगा 5। ठीक है, 1.1 का जो प्रश्न संख्या 1 है, इसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लोग के सामने हैं, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जान लें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A बराबर B गुना Q प्लस R। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 135 जो है वह छोटा है 225 से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 135 छोटा है 225 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग को क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना है, यानी कि जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य मानेंगे और जो छोटी संख्या है उसको भाजक। तो चलिए आइए हम लोग रफ में इसको करते हैं भाग की क्रिया को। तो देखिएगा, 135 और 225, हम पिछले वीडियो में भी आप लोग को बता दिए हैं, जो बड़ी संख्या होगा उसको भाज्य मानना है और जो छोटी संख्या होगा उसको भाजक मानना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ 225 है, 225 में हम लोग 135 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, अगर 2 बार में हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे 270 हो जाएगा, तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगा, तो नहीं लग पाएगा, इसलिए हम लोग इसमें एक मर्तबे ही लगाएंगे। तो यहाँ पर 135, अब 225 माइनस करना है 135। ठीक है, तो हम लोग माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिएगा 5 माइनस 5 तो 0, और यहाँ से 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इससे हम लोग 1 हासिल लेंगे, तो 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे हो गया 9, और यह 1 और 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर हम लोग इसको सजा लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पहले इसको हम लोग फेयर में नोट कर लेते हैं। देखिएगा, भाज्य जो था वो था 225 बराबर भाजक कितना था 135 गुना, और भागफल 1 था और प्लस रिमाइंडर था 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो हम लोग को मिला है वह 90 मिला है, और इस भाग का क्रिया तब तक होगा जब तक शेषफल हम लोग को 0 ना मिल जाए। तो अभी 0 हम लोग को शेषफल नहीं मिला है, तो फिर हम लोग आगे करेंगे भाग के क्रिया को। तो ये जो शेषफल है इसको हम लोग भाजक बनाएंगे, और ये जो पहले वाला भाजक है इसको भाज्य बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा 135 में फिर हम लोग 90 से करते हैं, तो अगर 90 दूना करते हैं तो 90 दूना 180 होता है, तो 135 से अधिक हो जाएगा, इसलिए फिर हम लोग एक मर्तबे ही लगाएंगे 90। 135 माइनस 90 होगा तो 45 आपका शेषफल है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। फिर हम लोग इसको सजा लेंगे उसी प्रकार से। तो भाज्य हम लोग का क्या था 135 बराबर, और भाजक कितना था, तो भाजक था 90 गुना 1 भागफल था और प्लस शेषफल था 45। ठीक है, फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, फिर हम लोग इस शेषफल को भाजक बनाएंगे और इस पहले वाले भाजक को
भाज्य बनाएंगे, ठीक है। तो 90, अब यहाँ पे देखिए 45 दूना 90 होता है, यानी कि हम लोग का जो शेषफल है वो 0 मिल गया, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे इस स्टेप को लिखेंगे पहले, 90 बराबर 45 गुना 2 और प्लस 0। तो देखिएगा जिस स्टेप में शेषफल 0 मिल जाए उस स्टेप का जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो हम लोग को भाजक यहाँ पर कितना मिला है 45, तो यही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः 135 और 225 दोनों का HCF, दोनों का HCF 45 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 196 और 38,220। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन है। तो 196 छोटी है 38,220 से, यानी कि जो संख्या बड़ी होती है उस साइड हम लोग मुँह कर देते हैं इसका, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम लोग रफ में करते हैं, देखिएगा। 196 और 38,220 था, ठीक है। तो जब आप 196 में 195 से गुना कीजिएगा, 195, तो आपको मिलेगा 38,220 और यहाँ पे हम लोग का शेषफल 0 मिल गया। ये जो 196 में 95 से आप गुना कीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा। हम किए हुए हैं, आपका टाइम अधिक बर्बाद ना हो इसलिए हम कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम लोग फेयर में नोट करते हैं, देखिएगा। भाज्य कितना था 38,220 बराबर भाजक था 196 गुना और भागफल था 195 प्लस शेषफल 0। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में ही हम लोग का शेषफल 0 मिल गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अतः 196 और 38,220 दोनों का HCF 196 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 867 और 255। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 867 बड़ी है 255 से, ठीक है। तो बड़ी संख्या में हम लोग छोटी संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम लोग रफ में करते हैं, देखिएगा। 867 ये जो बड़ी संख्या है, ठीक है, और छोटी संख्या है 255। तो अगर हम लोग 255 में 3 से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर 255 गुना 3, 5 3 15, 5 3 15, 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, 765 मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग 4 से करेंगे तो 867 से अधिक मिलेगा, इसलिए हम लोग 3 से ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 765। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको माइनस कर लेंगे,
तो 7 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 2, और 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, और 8 माइनस 7 तो हम लोग को 1 मिल गया। अब ये हम लोग का हो गया फर्स्ट स्टेप। तो इसको फर्स्ट स्टेप को हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूला पर। तो आइए पहले इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 867, क्योंकि भाज्य यही है, बराबर 255 गुना 3 और प्लस शेषफल था 102। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट स्टेप को लिख लिए। ठीक है, फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का शेषफल जो है वह 0 नहीं मिला है। तो फिर इस शेषफल को हम लोग क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे, और पहले वाले भाजक को भाज्य बनाएंगे। तो 255, अब देखिएगा 102 में अगर हम गुना करते हैं दो से, 102 में 2 से गुना करते हैं तो हम लोग को 204 मिलेगा। ठीक है, अगर 3 से करेंगे तो अधिक मिल जाएगा 204 से, यानी कि यहाँ पे 255 जो है उससे अधिक मिलेगा। तो अधिक नहीं लग पाएगा इसमें, इसलिए हम लोग 2 से ही लगाएंगे। तो देखिएगा अगर 2 से लगा रहे हैं तो यहाँ पे 204, फिर हम लोग माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 तो 1 हो गया, और यहाँ पर 5 और 2 0। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। तो चलिए फिर इसको हम लोग फेयर में नोट कर लेते हैं। 255 ये क्या था, भाज्य था, तो भाज्य को पहले लिखना है, बराबर उसके बाद लिखना है भाजक। तो भाजक कितना था, भाजक था 102, और गुना भागफल कितना था, तो भागफल 2 और प्लस शेषफल 51 मिला है। ठीक है, फिर चलिए हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा फिर यहाँ पे अभी जो है शेषफल हम लोग को 0 नहीं मिला है, तो फिर आगे हम लोग भाग करेंगे, यानी कि इस शेषफल को भाजक बनाएंगे और इस भाजक को भाज्य बनाएंगे। ठीक है, 102, तो 51 दूना होता है 102। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल हम लोग को 0 मिल गया। तो फिर इस स्टेप को पहले हम लोग फेयर में लिखेंगे, यानी कि 102 बराबर 51 गुना 2 और प्लस 0। अब यहाँ पे देखिएगा इस स्टेप में हम लोग को शेषफल 0 मिल गया है, तो इस स्टेप का जो भाजक होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः 867 और 255 दोनों का HCF 51 होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। तो चलिए हम लोग प्रश्न जो है उसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग को दर्शाना क्या है, विषम पूर्णांक। ठीक है, तो सबसे पहले जो दर्शाना है उसको हम लोग a मान लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हल माना विषम पूर्णांक a है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं 6q+1, यानी कि देखिए यहाँ पे 6q+1। अब देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर bq+r, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर अगर कोई संख्या है तो वह क्या है, वह भाज्य है, यानी कि a, और यहाँ पर कोई संख्या है तो वह भाजक है b, और यहाँ पर कोई संख्या है तो वह भागफल है q, और यहाँ पर कोई संख्या है तो क्या है, शेषफल है, यानी कि r। तो देखिए यहाँ पे भाजक क्या है b, तो यहाँ पर
भी ये भाजक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाजक। तो हम लोग लिख लेंगे भाजक बराबर 6। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस r। अब हम लोग को देखना है यहाँ r का मान कितना संभव है। तो देखिए कभी भी जो r का मान होता है वह भाजक से छोटा होता है। ठीक है। तो भाजक कितना है, 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 0, यानी कि इससे तो बड़ा नहीं हो सकता है शेषफल। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 तक हो जाएगा। ठीक है। तो ये कभी भी इसको याद रखिएगा कि शेषफल से कभी भी भाजक क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पर r के मान इतना संभव है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे r के संभव मान, r के संभव मान क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। चलिए आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जब r के इतने मान संभव है तो इसमें हम लोग r के मान रखेंगे। तो चलिए देखिएगा a बराबर 6 क्यूब और प्लस r की जगह पहले 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 क्यूब ही होगा, क्योंकि 0 प्लस होगा तो उतना ही होगा। उसके बाद फिर हम लोग रखते हैं a बराबर 6 क्यूब प्लस r की जगह 1 रखते हैं तो इतना ही होगा, 6 क्यूब प्लस 1। फिर a बराबर 6 क्यूब प्लस 2, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, जितना भी मान है उतना हम लोग रख लेंगे। a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है। यहाँ पर हम लोग इतने मान रख लिए। अब हम लोग को दर्शाना क्या है, विषम पूर्णांक। ठीक है। कौन से विषम पूर्णांक है, तो देखिए जो 2 से भाग लग जाएगा वह विषम पूर्णांक नहीं है। यानी कि 6 क्यूब जो है यह 2 से भाग लग जाएगा। देखिएगा 6 क्यूब जो है 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6। तो यह क्या है, यह विषम पूर्णांक नहीं है, यह सम पूर्णांक है। ठीक है। यह भी लग जाएगा। देखिएगा 6 क्यूब प्लस 2, यहाँ 2 करते हैं, इसको अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। 6 क्यूब बटा 2 और प्लस 2 बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 तिहाई 6 यानी कि 3 क्यूब। तो यह भी क्या है, यह भी विषम पूर्णांक नहीं है। और यहाँ पर यह भी 6 क्यूब प्लस 4, यह भी विषम पूर्णांक नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा यहाँ 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 में 2 से विभाजित है, 2 से पुनः विभाजित है, 2 से पुनः विभाजित है। जबकि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 में 2 से पुनः विभाजित नहीं है। ठीक है। तो देखिए जब 2 से पुनः विभाजित नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, विषम पूर्णांक हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं, देखिएगा इधर हम लिख देते हैं, आप लिख सकते हैं अतः 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 विषम पूर्णांक है। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। और तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं।
प्रश्न 3 जो है वह है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। और यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, 616 और 32। तो जब आपसे कोई भी क्वेश्चन में अधिकतम संख्या पूछे तो आप उस क्वेश्चन का HCF निकाल दीजिएगा। यानी कि 616 और 32 का हम लोग HCF निकालेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। HCF क्यों निकालेंगे, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट का हिंदी मीनिंग होता है अधिकतम। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हल स्तंभों की अधिकतम संख्या। छः 616 और 32 का HCF होगा। तो दोस्तों 616 और 32 का हम लोग को HCF निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 616 बड़ी है 32 से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 616 में 32 से डिवाइड करेंगे। 616 डिवाइड 32। जब आप 32 में 19 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 608। 616 में से 608 जब आप घटाइएगा तो आपको शेषफल 8 मिलेगा। और आइए इसको हम लोग सजा लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। यानी कि फार्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। यानी कि ये क्या है, भाज्य है। तो भाज्य को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 616 बराबर 32 गुना 19 और प्लस 8। देखिए यह भाज्य कितना है 616, फिर भाजक, ये जो भाजक है 32, भागफल 19 और शेषफल 8, ठीक है। शेषफल देखिए हम लोग का अभी 0 नहीं मिला है। तो भाग की क्रिया तब तक होगा जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो फिर इस शेषफल को हम लोग भाजक बनाएंगे और इस भाजक को भाज्य बनाएंगे, ठीक है। तो 8 चौका 32 होता है। यहाँ पर हम लोग का शेषफल जो है 0 मिल गया। तो फिर हम लोग इसको सजा लेते हैं 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। अब देखिए जिस स्टेप में आपको शेषफल 0 मिल जाए और उस स्टेप का भाजक जो होता है वही HCF होता है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं अतः 616 और 32 का HCF 8 होगा, ठीक है। जब HCF इसका 8 होगा तो स्तंभों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। तो आप लोग लिख सकते हैं इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, ठीक है। 1.1 का प्रश्न संख्या 4। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको रफ में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा,
माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है 3m, तो 3 को हम लोग भाजक मानेंगे। अगर 4m बोलता तो हम लोग 4 को भाजक मानते, ठीक है। अब देखिए, अगर आप भाज्य में भाजक से भाग देंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भागफल मिलेगा यानी कि q, और यहाँ पे कुछ शेषफल मिलेगा यानी कि r। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग इसको लिख सकते हैं a बराबर 3 गुना q और प्लस r। 3 और q को हम लोग गुना करके लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस r। तो चलिए हम लोग इसको फेयर में लिख लेते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन 4 है, हल। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा q क्या है, q भागफल है। आप यहाँ से देख सकते हैं q जो है वह भागफल है, तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे। आइए देखिएगा, तथा q भागफल है, ठीक है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या मिला है, a बराबर 3q प्लस r। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, देखिएगा, a बराबर 3q और प्लस r। जहाँ r क्या है, शेषफल है, तो हम लोग देखेंगे r के कौन कौन से मान संभव है। तो देखिएगा यहाँ पर कभी भी शेषफल भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो शेषफल या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, ठीक है। 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थिति 1 मानेंगे, ठीक है, और उसमें r का मान 0 रखेंगे। स्थिति 1, यदि r बराबर 0 हो तो, ठीक है। देखिए, अगर r बराबर हम लोग 0 रखेंगे यानी कि a बराबर 3q और प्लस r, और r की जगह हम लोग 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, a बराबर 3q और प्लस 0, 0 3q में ऐड होगा तो a बराबर 3q ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 3q, यह हम लोग को मिला, ठीक है। अब बोल रहा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करने पर, क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे और हम लोग a को क्या माने हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए इस दोनों पक्ष को हम लोग वर्ग कर लेंगे यानी कि a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर। ये तो a का स्क्वायर हो गया, और 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और q स्क्वायर, a स्क्वायर और 3 को हम 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 q स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3q स्क्वायर को हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर
3q²। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम लोग स्थिति सेकेंड में चलते हैं। स्थिति सेकेंड, यदि r बराबर 1 हो। स्थिति फर्स्ट में हम लोग r का मान 0 रखे थे और स्थिति सेकेंड में हम लोग r का मान 1 रखेंगे। ठीक है, 1 हो तो देखिएगा, अगर हम लोग रखते हैं r का मान 1 तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा a बराबर 3q प्लस r। तो हम लोग r की जगह 1 अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा, a बराबर 3q और प्लस 1 मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिएगा, a बराबर 3q और प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करने पर। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे 3q प्लस 1 है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम लोग तोड़ देंगे। आइए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हम यहाँ पर लिखकर बता देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 और a क्या है 3q और b क्या है 1 है और प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा a स्क्वायर बराबर, और यहाँ 3q का स्क्वायर है तो 3 × 9 हो जाएगा और q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 और 6 में 1 से गुना हम लोग करेंगे तो 6 ही होगा, तो 6q हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग को मिल जाएगा, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। तो देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। a स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर 3q कॉमन लेते हैं, इसमें भी q है इसमें भी q है, तो हम लोग 3q कॉमन ले लेंगे। 3q जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q, क्योंकि 3q में 3q से गुना होगा तो 3 × 9 और q में q से होगा तो q स्क्वायर। तो हम लोग को इतना मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा प्लस है तो प्लस, फिर 3q में अगर यहाँ पर हम लोग 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6q हो जाएगा, यानी कि इसमें से 3 निकल गया तो 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्लस 1 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यह इस q से लेकर और यहाँ तक को हम लोग m मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर q इंटू 3q और प्लस 2। ठीक है, m बराबर यह हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, तो हम लोग को मिला क्या यहाँ पे, यह a स्क्वायर बराबर 3m और प्लस 1, और जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा q इंटू 3q प्लस 2। अब स्थिति हम लोग थर्ड में चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा
स्थिति थर्ड, यदि r बराबर 2, स्थिति थर्ड में हम लोग r का मान 2 रखेंगे, क्योंकि स्थिति फर्स्ट में हम लोग 0 रखे थे r का मान, और स्थिति सेकेंड में 1, और स्थिति थर्ड में हम लोग r का मान 2 रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, जब हम लोग स्थिति थर्ड में r का मान 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा आप, a बराबर 3q और प्लस r, तो क्या मिल जाएगा, a बराबर 3q और प्लस 2 मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, a बराबर 3q और प्लस 2। ठीक है, चलिए अब इसमें बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखिएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q और प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए, जब हम लोग स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये तो a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3q प्लस 2 का स्क्वायर यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर जो फार्मूला है, इसी फार्मूला पर हम लोग इसको फिर तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और a b कितना है, 2 है, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। चलिए आगे देखिएगा, a स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो a स्क्वायर हो गया, और इसमें से हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं 3। उससे पहले हम इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3 और प्लस 1 हम लिख लेते हैं। 4 को हम तोड़कर लिख दिए 3 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, a स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, अगर हम इसमें से क्या लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिएगा, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, और ये जो प्लस है ये यहाँ बच गया। ठीक है, अब देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इतना को m मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इतना को m मान लेंगे, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3m और प्लस 1, ये हम लोग को मिल गया, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर होगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। ठीक है, यह m बराबर हो जाएगा, जो कि हम लोग माने हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और दोस्तों यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्या धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो आप लिख सकते हैं। हाँ, और इसका आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप पूरे मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो
तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, ए है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ रफ में आप लोग देखिएगा। ए को हम लोग धनात्मक पूर्णांक माने हैं और क्वेश्चन में बोल रहा है 9m। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो भाजक लेंगे वह 3 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे। अब जब भाज्य में भाजक से हम लोग भाग करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कुछ संख्या मिलेगा जो कि q, और यहाँ पे कुछ संख्या मिलेगा जो कि r। ठीक है, तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा। a बराबर 3q और प्लस r। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। तो b की जगह 3 है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसको हम लोग फेयर में लिखते हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा a बराबर 3q प्लस r। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम लोग यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। ये r जो है, r क्या है, ये r जो है वह शेषफल है। तो शेषफल का मान क्या क्या संभव है, यानी कि r का मान क्या क्या संभव हो सकता है। तो देखिए शेषफल कभी भी भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो भाजक यहाँ पर 3 है, तो शेषफल इससे छोटा ही होगा, यानी कि r का मान या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। ठीक है, तो स्थिति 1 में हम लोग 0 रखेंगे r का मान, स्थिति 2 में हम लोग r का मान 1 रखेंगे, और स्थिति 3 में हम लोग r का मान 2 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्थिति 1 पहले ले लेते हैं। स्थिति फर्स्ट, यदि r बराबर 0 हो तो जब r का मान हम लोग 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा। a बराबर 3q और प्लस 0, क्योंकि r की जगह हम लोग 0 रखेंगे तो हम लोग 0 रख दिए। अब 3q प्लस 0, यानी कि 3q में हम लोग 0 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, a बराबर 3q ही होगा, क्योंकि कोई भी संख्या में जब हम लोग 0 जुड़ते हैं तो और ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है, वह समान रहता है। तो हम लोग को a बराबर क्या मिल गया, 3q। अब क्वेश्चन में बोल रहा था धनात्मक पूर्णांकों का घन करने पर। ठीक है, तो इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। घन करने पर तो क्या हो जाएगा,
ए का क्यू बराबर 3 क्यू का क्यू, यानी कि ये तो हो जाएगा ए क्यू और 3 क्यू का क्यू बोल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, 3 क्यू का और क्यू का मतलब हो गया 3 क्यू, यहाँ पर दिया हुआ था 3 क्यू का पावर क्यू, इसका मतलब हो गया 3 क्यू गुना 3 क्यू गुना 3 क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 त्रिका 27, यह तो 27 हो गया। फिर क्यू में क्यू से होगा तो क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर में क्यू से होगा तो क्यू का पावर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, 27 क्यू के पावर क्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम लोग इसमें से 9 को निकालते हैं। ठीक है, यानी कि ए क्यू और यहाँ पर 9 और 3 क्यू का पावर क्यू। फिर हम लोग अगर 9 में 3 से गुना करते हैं तो 9 त्रिका 27 और क्यू का पावर क्यू है, तो यहाँ पे क्यू का पावर क्यू तो है ही, तो फिर हम लोग को इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ए का पावर क्यू बराबर 9 और इतना को हम एम मान लेते हैं, 9m, जहाँ एम बराबर 3 क्यू का पावर क्यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्थिति सेकेंड लेते हैं। स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड, यदि r बराबर 1 हो। ठीक है, अगर r बराबर हम लोग 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा a बराबर 3 क्यू और प्लस यहाँ पर r था, तो r की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं a बराबर 3 क्यू प्लस r, तो r की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि स्थिति फर्स्ट में हम लोग r की जगह 0 रख चुके हैं। तो अब स्थिति सेकेंड में हम लोग r की जगह 1 रखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको क्वेश्चन में बोल रहा था धनात्मक पूर्णांकों का घन करने पर, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका घन कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 3 क्यू और प्लस 1 का क्यू। तो यह ए क्यू जो है तो इसका तो ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह 3 क्यू प्लस 1 और इस पूरे का पावर क्या है, क्यू है। तो मान लेते हैं इसको हम 3 क्यू को ए मान लेते हैं और प्लस ए है, और 1 को हम बी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी का पावर क्यू, यानी ए प्लस बी के होल क्यू पर इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। किस फार्मूला पर तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू, जो फार्मूला होता है उस पर हम लोग तोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं फार्मूला जो है ए प्लस बी का होल क्यू, फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 क्यू का स्क्वायर, यानी कि फार्मूला से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो 3 क्यू का स्क्वायर होगा, उसके बाद बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस 3 फार्मूला में है, और फिर ए 3 क्यू और फिर बी 1 और इंटू ए प्लस बी है, तो 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर
ए क्यू बराबर, और 3Q का, सॉरी यहाँ पर जो है Q है और यहाँ पर भी Q है, गलती से हम स्क्वायर लिख दिए थे। अब देखिएगा 3Q का पावर Q है तो क्या हो जाएगा 27Q का पावर Q, ठीक है। और प्लस 1 का Q तो 1 ही होगा, प्लस 3 तिहाई 9Q, और 9Q में हम लोग फिर 1 से करेंगे गुना तो 9Q ही होगा। यहाँ पे क्या होगा 9Q, और यहाँ पे फिर इंटू 3Q और प्लस 1, यह हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ए क्यू बराबर, हम लोग क्या करते हैं, इस 27Q को हम लोग पहले लिख लेते हैं, 27Q प्लस 9Q और इंटू 3Q प्लस 1, और इस प्लस 1 को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे ए क्यू बराबर, इसमें से हम 9 को कॉमन लेते हैं क्योंकि 9m के रूप में हम लोग को लाना है आंसर, तो इसमें से हम 9 कॉमन लेते हैं। देखिएगा उसके बाद इसमें क्या बचेगा 3Q का पावर Q प्लस इसमें सिर्फ Q ही बचेगा, तो इस Q से हम लोग इस 3Q और प्लस 1 में क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो Q में 3Q से करेंगे तो 3Q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर Q में हम लोग 1 से करेंगे तो Q हो जाएगा, और प्लस यह 1 मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो चलिए आइए आगे देखिएगा, यह a का पावर Q हो गया बराबर 9, और इतना को हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9m, और यह प्लस जो 1 है यह प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जहाँ m बराबर 3Q के पावर Q प्लस 3Q स्क्वायर और प्लस Q, ठीक है, जो कि हम लोग m बराबर माने हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं स्थिति 3 में, ठीक है। स्थिति 3, यदि r बराबर 2 हो तो देखिएगा अगर r बराबर 2 हो, यहाँ आप देख सकते हैं a बराबर 3Q प्लस r, तो r की जगह हम लोग 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा a बराबर 3Q और प्लस 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा a बराबर 3Q और प्लस 2, क्वेश्चन में बोल रहा था धनात्मक पूर्णांकों का घन करने पर, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों का घन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे घन करेंगे, यानी कि a का Q बराबर 3Q प्लस 2 का भी पावर Q। अब देखिएगा आगे यह हो गया AQ, और इसको हम लोग फिर क्या करेंगे a प्लस बी का होल क्यू के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, जो कि यह फार्मूला आप देख सकते हैं। इसी फार्मूला पर हम लोग तोड़ेंगे a प्लस बी का होल क्यू।
फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी फार्मूला पर हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्या हो जाएगा, 3q का पावर q, क्योंकि ए क्यू बोल रहे थे, ए क्यू यही ना है। फिर बोल रहा है बी क्यू, तो 2 का पावर q हो जाएगा, और फिर प्लस 3 और a, तो a कितना है 3q इंटू बी कितना है 2 और फिर इंटू a प्लस बी है, तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जब हम लोग इस 3q के पावर q को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27q का पावर q प्लस 2 का पावर 3 है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 का पावर क्या है 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8 और फिर प्लस 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18 यानी कि 18q यहाँ पे हम लोग को मिला। फिर इंटू 3q और प्लस 2। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर फिर हम लिख लेते हैं ए क्यू बराबर 27q का पावर q और प्लस 18q इंटू 3q प्लस 2 और प्लस इस 8 को हम इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से हम क्या करते हैं कि 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि ए क्यू बराबर 9, तो इसमें क्या बच जाएगा 3q का पावर q प्लस 2q और यहाँ पे इंटू 3q और प्लस 2 और फिर प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ए क्यू बराबर 9 और फिर 3q का पावर q और इस 2q से 3q में भी गुना करेंगे और इस 2 में भी गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2q जो है इस दोनों का कॉमन है, प्लस 3 दूनी 6 और q में q से होगा तो q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और q है तो q यानी कि 4q और प्लस 8। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए क्यू बराबर 9 और इस इतना को हम लोग m मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9m और प्लस 8, जहाँ m बराबर 3q का पावर q प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4q, यह m बराबर हम लोग माने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, एक बार हम आप लोग को दिखा देते हैं, जो कि आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का फेयर लेना चाहते हैं यानी कि नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिए आप।